मित्रों, हमारे साथ हैं इस वक्त श्रमिक नेता जगदीश राज श्रीमाली और उदयपुर के संयुक्त श्रम आयुक्त प्रेम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, कोविड के इस मुश्किल वक्त में शायद सबसे ज्यादा कोई वर्ग मुसीबत झेल रहा है तो वो है हमारा मजदूर साथी। इस संकट पर उसे लेकर क्या कहेंगे? हम लोग 24 घंटे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे श्रमिकों से, जो कि उद्योगों से भी आ रहे हैं, जो छोटी मोटी दुकानों से भी आ रहे हैं, होटल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, निर्माण क्षेत्र से भी आ रहे हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और अनेक प्रकार की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं हमसे शेयर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देश के प्रत्येक नागरिक का, न केवल किसी पद विशेष पे रहने वाले लोगों का, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वंचित नहीं है इस विचार से कि हमें अपनी और अपने किसी साथी की जान बचानी है। और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना आदि सब चीजें होने के साथ साथ बहुत बड़ी भीड़ के दौरान भी बहुत सारे श्रमिक ऐसे सक्रिय पाए गए जो कि वहां भीड़ में भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास करते हुए देखे गए। ये जो जन चेतना इसमें जगी, सामूहिक अस्तित्व और सामूहिक संरक्षा की, ये देश के लिए बहुत बड़ी अभूतपूर्व एक उपलब्धि भी रहेगी। जहां तक उनकी आजीविका और उनकी अचानक से आई इन आर्थिक कठिनाइयों के व्यवस्थापन का प्रश्न है, सबसे पहली आवश्यकता ये थी कि जो श्रमिक जहां है, लॉकडाउन का मतलब ही यही था, वो वहीं रुके। ऐसी परिस्थितियां कम से कम उत्पन्न हों और वो बहुत नियंत्रित हों कि जिनके अंदर श्रमिक को ये सोचना पड़े कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए जैसे ही लॉकडाउन लागू किया गया, उसके तुरंत बाद 24 तारीख से ये लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, 25 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, श्रम विभाग से 310 करोड़ रुपए का एक फंड राज्य सरकार को तुरंत हस्तांतरित करके ये निवेदन किया गया कि साहब बहुत सारे निर्माण श्रमिक, लाखों की संख्या में, और अन्य भी बीपीएल हैं, अंत्योदय हैं, असहाय परिवार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गलियों में और छोटी मोटी मजदूरी करने वाले लाखों श्रमिक हैं, उनको तत्काल कोई 1000 रुपए की कम से कम तत्काल सहायता उनके पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ होंगी। हजारों कार्यकर्ता कूद पड़े, हजारों भामाशाह कूद पड़े, गवर्नमेंट की हजारों लोगों की मशीनरी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग है, सामाजिक कल्याण है, उद्योग है, फैक्ट्रीज है, सब लोगों की टीम जो बन के खड़ी हुई, आपको संतोष भी होगा और थोड़ा हमें और भी प्रयास करने की जरूरत है। उदयपुर जिले के आंकड़े देखें तो 1,84,000 ऐसे परिवारों को चुना गया जो कि बिल्कुल असहाय थे और जिनको तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत थी। तो उनके खाते में 1,84,000 में से 1,72,000 परिवारों के खाते में 2,500 रुपए प्रत्येक परिवार के खाते में पहुंच चुके हैं सर। और ये इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जन आधार और आधार कार्ड और गवर्नमेंट की इतनी बड़ी मशीनरी से हुआ। उसके बाद में वो लोग बच गए जो कि बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर है, जिनका कोई संपर्क नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई बैंक खाता नहीं है। तो जिला कलेक्टर्स को अलग अलग जिलों में, हमारे जिले में 75 लाख रुपए दिए गए, जो कि अलग से स्थानीय स्तर पर जांच करके उन लोगों तक पहुंचाए गए। उसमें भी 6,200 परिवारों को ये पैसा पहुंच चुका है। 60,20,000 रुपए ये वितरित हो चुके हैं। इन्हें भी 2,500 रुपए दिए? जी हाँ। ऐसे कितने स्ट्रीट वेंडर्स आपने चिन्हित किए और उनमें से कितनों तक ये पैसे पहुंच चुके हैं? ये स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं सारे जी। 6,200 जो परिवार हैं, उनमें 5,800 आदमी तो तुरंत सर्वे कर लिए गए, जो कि खासतौर से कस्बों में होते हैं या पंचायत समिति मुख्यालयों पे होते हैं। तो वो 5,800 लोग चिन्हित हुए। फिर ये रहा कि कोई वंचित नहीं रह जाए, उसके लिए लगातार, जैसे आज भी सर्वे टीम घूम रही है फील्ड में, तो 231 लोगों को फिर से चुना गया और उनको फिर भुगतान किया गया और ये निरंतर प्रक्रिया जारी है। शर्मा जी, ये जो भुगतान कर रहे हैं ये सीधा उनके खाते में जा रहा है या आप कैश दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उनके खाते में जा रहा है। और इस कारण थोड़ा जानकारी का अभाव, थोड़ा प्रयासों का अभाव, दोनों मिलकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये पैसा केवल इसलिए नहीं पहुंच पाया कि उनका कोई बैंक खाता नहीं था। एक और दूसरी समस्या ये हो गई कि बैंक खाते से पैसा आहरित करना भी अपने आप में एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य था अभी। तो इसके साथ जरूरत पड़ी कि पैसा है लेकिन संसाधन नहीं है, घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। तो फिर ये टीम आई कि एक फूड चेन डेवलप की गई, जो ऑल इंडिया में डेवलप हुई। हमारे यहां इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एक एक परिवार का सर्वे किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय में 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं। एक जनरल है जो कि समस्त समस्याओं को डील करता है, एक स्पेसिफिक है जो कि फूड चेन की सप्लाई को ही मेंटेन करता है। तीसरा कंट्रोल रूम हमारा श्रम विभाग का है, वो फूड चेन और लेबर की सभी प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो इनमें लगातार जहां जहां भी समस्याएं ये आती हैं, उनके पास यदि ताजा खाना चाहिए तो फूड पैकेट पहुंचेगा, यदि राशन चाहिए तो राशन पहुंचेगा। यहां तक कि राशन खत्म हो जाएगा 5 दिन में, ये पता है, तो 5वें दिन उनके पास में सूचना पहुंच जाएगी, जी ये राशन ले लीजिए आपका। उनको सभी लोगों को नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो उनके माध्यम से उनका
जो पोषण है वो उनके जहां वो बैठे हुए हैं वहीं हो रहा है। जगदीश राजश्रीमाली जी, आप श्रमिक नेता हैं, ये बताएं कि वर्तमान में कोविड के समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई है खासतौर पर मजदूरों के लिए, वो क्या अलग है और उनसे आपके श्रमिक बंधु जो है वो कैसे डील कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या चीजें आपको लगता है अच्छी हुई और क्या ऐसी है जो होनी चाहिए थी? इस कोरोना महामारी के चलते हुए मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा पीड़ाजनक स्थिति है, दुविधाजनक स्थिति है। सबसे पहले तो जो मजदूर इस देश का उत्पादन, प्रगति, निर्माण और यहां तक कि अपने पसीने को बहाकर जो जीडीपी बढ़ाने वाला, वो योद्धा, वो सैनिक, वो कर्मशील, ये सारे लोग आज सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन के चलते हुए बहुत मुसीबत में फंसे हुए। सबसे पहले तो उनका रोजगार चला गया, एकदम लॉकडाउन करने से इंडस्ट्री बंद हो गई। उनके पास में पैसे नहीं थे, उनके पास उन्होंने कोई पहले से तैयारी नहीं कर पाए, ना वो घर जा पाए, ना उनके घर पे राशन था। ऐसी स्थिति पैसों पैस में वो लोग जहां के जहां फंसे हुए और अफरा तफरी में वो अपने घर पे जाने के लिए, इस भय के वातावरण में सुरक्षित अपने घर पे जाने के लिए वो प्रयत्नशील है। अभी आप देखेंगे कि कई जगह उनको पैदल 400 किलोमीटर मजदूर चला है। छोटे बच्चा, एक हाथ में एक बच्चा उसके कंधे पे और माथे पे वजन है। ऐसे कई परिवारों ने 400 किलोमीटर चला, और एक परिवार तो अपने घर के निकट पहुंचने के 15 किलोमीटर पहले उसकी डेथ हो जाती है। और आज मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रयास सरकार द्वारा किए गए वो बहुत अच्छे किए गए, उसमें कोई हम वो नहीं कहते, लेकिन आज मजदूरों को वास्तविक जो चीज उनको मिलनी चाहिए, जैसे आज आप देखिए ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी, फ्रांस में, वहां की सरकारों ने श्रमिकों को इस मुसीबत में उनके ऊपर आफत को, उनके वेतन की कटौती न होते हुए राजकीय कोष से भरपाई की 60% से लगाकर 85% देके। आज हमारे यहाँ स्थिति ये हो रही है कि एडवाइजरी जारी की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्रम विभाग द्वारा। अब वो लोग, मालिक लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे रहे कि ये कानूनन नहीं है, और बहुत से लोगों को पिछले माह का वेतन भी नहीं मिला है। अभी अप्रैल माह के वेतन में भी लोग आनाकानी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसे अन्य देशों ने राजकीय कोष को पैसे से मजदूरों की भरपाई के लिए उन इंडस्ट्री को, उन विभागों को पैसा दिया, वैसे हमारी सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये मजदूरी तो हमारे देश के उत्पादन करता है। शर्मा जी, यहाँ ये दो प्रश्न जो उभर कर आते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि सच में जो मजदूरों का क्षेत्र है, खासतौर पर जो मजदूर, गरीब मजदूर है, वो असंगठित है। उनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, वो किस जगह ठेला लगा रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और अब वो चूंकि बिल्कुल आपके परिदृश्य से बाहर गायब हो चुका है, लिहाजा उसका ठेला कहाँ पड़ा है वो कहाँ हमें अंदाजा नहीं है। तो एक तो ऐसे बहुत सारे असंगठित मजदूर जो हैं, उनकी क्या आपको नहीं लगता ये लॉकडाउन का समय है, उसमें ढूंढ डांड के एक ऐसा प्रोसेस कर लिया जाए कि इनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए, या ये कहीं हमारे सिस्टम में आ जाए ताकि भविष्य में भी कोई समस्या हो तो इन सब में डील कर सकें? ये इस मौके पे भी महत्वपूर्ण जानकारी है। वस्तुतः लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही एक प्रक्रिया असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत इन सभी श्रमिकों के पंजीयन और इनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूंकि ये पूरे देश पे लागू है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग पंजीयन प्रक्रियाएं हैं, इनके कारण से इनको कठिनाइयां नहीं हो, इसलिए ये अभी प्रक्रियाधीन है कि उनको किस प्रकार से कोई एक यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जावे। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी, और इसी के तहत ये जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना बनी, ये इसी के तहत संचालित होने वाली है। सामाजिक सुरक्षा उनको इस तरह से मिले कि उनको यदि नियोजन नहीं भी मिलता है संगठित श्रमिक को, तो वो सर्वाइवल की पोजीशन में रहें। आज का परिदृश्य ठीक विपरीत है। ये न केवल मात्र एक सरकार का विषय है, बल्कि समाज का, औद्योगिक घरानों का, व्यापारियों का, मंडी के जो लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनका, सरकार का, सबका एक सामूहिक ये प्रयास है। और इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि वो नहीं कर रहा इसलिए मैं भी नहीं करूं। सभी लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जहां तक निर्माण श्रमिकों का पक्ष है, यद्यपि अपने यहां निर्माण श्रमिक 1,14,000 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन सबको तो एक साथ सबको काम नहीं मिला हुआ था, और जिनको मिला हुआ था उनका भी बंद हो गया।
तो इनके कल्याण के लिए BOCW बोर्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की बहुत सारी योजनाओं के तहत इनके बच्चों की शिक्षा के लिए 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की सहायता का प्रावधान है और वो दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ रुपए इन निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में दिए गए, जिससे 7,000 आदमी लाभान्वित हुए हैं इसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें फरवरी मार्च में ज्यादा वितरण नहीं हो पाया। लेकिन ये एक सेगमेंट है जो निर्माण श्रमिकों का बहुत बड़ा है। लेकिन नाई की दुकान करने वाला है, मोची की दुकान करने वाला है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके लिए एक व्यवस्था तो सार्वजनिक रूप से जो सबके लिए है कि साहब अनाज की व्यवस्था हो, राशन कार्ड पे मिले। दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिनमें पेंशन मिलती है या और कोई रास्ता है, लेकिन एक सुनिश्चित कार्य पद्धति कोई इसकी तैयार नहीं हुई होने के कारण से यह पता नहीं लग पाता है कि कौन वंचित है। यह एक बड़ी चुनौती है। शर्मा जी, ये बताएं कि अभी ये कार्यक्रम जो सुन रहे हैं लोग, वे मजदूर लोग जो सुन रहे हैं, उन्हें ये बताएं कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या उस तक सहायता नहीं पहुंची, गरीब आदमी बहुत घबराता है ब्यूरोक्रेसी से, किस दफ्तर में जाऊंगा, कैसे संपर्क करूंगा, मुझसे क्या पूछा जाएगा, मेरे से क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हो सकता है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी न हो, तो कैसे वो संपर्क कर पाएगा और उसे किस तरीके से शीघ्रातिशीघ्र लाभ मिल पाएगा? ये भी बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए अत्यंत लाभदायक प्रश्न आपने पूछा। जहां तक निर्माण श्रमिक का प्रश्न है, अभी वर्तमान में जो पंजीयन जारी हैं वो निर्माण श्रमिकों के पंजीयन जारी हैं, जो हमेशा जारी रहते हैं। लॉकडाउन के कारण अभी चूंकि ई-मित्र वगैरह बंद है, लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत सरल है। एक सामान्य निर्माण मजदूर के पास में अपना राशन कार्ड हो सकता है, अपना आधार कार्ड हो सकता है और अपना बैंक खाता हो सकता है। ये 3 चीजें ही चाहिए बस। ये लें और अपने निकटतम ई-मित्र पे जाएं और उन्हें बताएं कि साहब मैं निर्माण मजदूरी का काम करता हूं। अब निर्माण मजदूर मानी क्या, मैं सरलता से छोटे में समझा देता हूं इसको। जो कोई भी किसी भी प्रकार की निर्माण, मरम्मत अथवा उसके तोड़ फोड़ करने की प्रक्रिया में काम लगा हुआ है, वो निर्माण श्रमिक है। तो इसमें सड़क भी आ गई, रेलवे लाइन भी आ गई, बहुत बड़े डैम भी आ गए, घर भी आ गया, होटल, सारी जो निर्माण प्रक्रिया है वो सब इसमें शामिल हो गई। अब ई-मित्र के पास जाके उसे अपना पिछले 12 महीने में 90 दिन निर्माण मजदूर होने का प्रमाण पत्र एक देना होता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कहां से लाएगा? हाँ, इसके तरीके ये हैं कि पिछले 12 महीने में उन्होंने जिनके यहां भी काम किया उन सभी मालिकों से वो संपर्क कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही आदमी 90 दिन का सर्टिफिकेट दे। 12 महीने में कोई 10 दिन का देगा, कोई 5 दिन का देगा। अब तो काफी प्रचलन में भी आ गया ये, इसलिए कोई मकान मालिक मना नहीं करता। और ग्रामीण जनसंख्या में जितने भी नरेगा श्रमिक हैं वो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए पात्र हैं। मैं ये निवेदन करूंगा कि चूंकि ये एक समग्र समाज की समस्या है और इसलिए सरकार, श्रमिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग अपना अपना समन्वित प्रयास करेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से भी सहायताएं पहुंचे और जैसा आपने कहा कि वो उस तक पहुंचे, उस तक पहुंचने के लिए जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, ऐसे सभी श्रमिक संगठन उन मजदूरों तक उन सहायताओं को पहुंचाने के लिए कंधे से कंधा मिलकर साथ काम करेंगे, तो ऐसा निश्चित परिणाम होगा कि ये शीघ्र से जल्दी से इनको रिलीफ मिलेगी। दूसरा, मैं अपने खासतौर से प्रवास करना चाहूंगा, विशेष रूप से जरूरी है कि वो राज्य सरकार की एक हेल्पलाइन में अपना पंजीयन अवश्य में करवाएं, ताकि उनका सुरक्षित और सुविधापूर्ण वहां पर अपने घर पर पहुंचने का इंतजाम हो सके। ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-6127। एक बार नंबर दोबारा दोहराएंगे? ये नंबर है 1800-180-6127। इस पर आप अपना पंजीयन कराएं ताकि आपके पास, आपके पहुंचने का निश्चित समय आपके पास आएगा। आप निश्चिंत रहें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे छोटे से छोटे राज्य कर्मचारी सहित साथ में आपकी सहायता के लिए लगी हुई हैं, आपकी सहायता के लिए हैं। बिल्कुल भी घबराने न आए, आप सुरक्षित पहुंचेंगे और अपने घर वालों से शीघ्र ही मिलेंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है।